पापा। हाँ गौरव बेटा। पापा आज आपको कैसा लग रहा है? आज आपकी गुलामी का आखिरी दिन है। कल से आप पिंजरे से आजाद हो जाएंगे पापा, और फिर किसी आजाद पंछी की तरह आकाश में स्वच्छंद विचरण करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे आप। अरे कहाँ गौरव बेटा, अपने पूरे जीवन भर पिंजरे में बंद रहे पंछी के पंखों में अब उतनी शक्ति कहाँ रह गई है कि वह स्वच्छंद विचरण करने की बात सोच सके। अब तुम ही बताओ बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है। मैं पिछले 40 सालों से घर से सुबह खाने का डिब्बा लेकर निकलता और शाम को घर वापस लौटता, ऐसी मेरी दिनचर्या थी। अब घर में मेरा मन कहाँ लगेगा? सच कहूँ गौरव बेटा, मुझे तो ये रिटायर शब्द से भी ना बहुत डर लगने लगा है। देखिए पापा, 3-4 दिन तो आपको समय लगेगा, 3-4 दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा घर में, लेकिन उसके बाद आप अपने नए जीवन का आनंद लेना शुरू कर देंगे और आपको घर में अच्छा लगने लगेगा। और घर में माँ और बच्चे भी तो हैं, उनके साथ आपका समय बीत जाएगा। नहीं बेटा, मैंने तो नई नौकरी ढूंढना भी शुरू कर दिया है और मैंने तो कुछ जगहों पर साक्षात्कार भी दे रखा है। मुझे कोई पेंशन तो मिलेगा नहीं, नई नौकरी से हाथ में 4 पैसे बने रहेंगे और मेरा समय भी तो अच्छा कट जाएगा। बेटा पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? जीवन भर काम करने के बाद क्या यह आपकी नौकरी ढूंढने की उम्र है? पापा, ये समय तो आपका पोते पोतियों के साथ खेलने और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का है, नौकरी करने का नहीं। गौरव बेटा, मैं इतना ना समझ नहीं हूँ और तुम्हारा पिता हूँ मैं, तुमसे ज्यादा ही दुनियादारी देखी है मैंने। रिटायर होने के बाद तुम मुझे अपना सेवक बनाकर रखना चाहते हो। पापा, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैं आपके लिए ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। अरे बेटा, मैं सब जानता हूँ, आजकल तो घर घर की यही कहानी है। बूढ़े माता पिता तो किसी गिनती में ही नहीं आते, बस अपने बेटे बहू के सेवक बनकर रह जाते हैं। जैसे बच्चों को स्कूल से लेकर आना, सब्जी भाजी लेकर आना, घर में किसी की दवाई लेकर आना, घर का कोई सामान खराब हो गया है तो उसे ठीक करा कर लाना, यही सब तो काम रह जाता है रिटायर बुजुर्गों का। नहीं पापा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? हाँ बेटा, यही सत्य है। आजकल घर घर में वृद्ध के साथ ऐसा ही हो रहा है। और सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ ना, तो मेरे सारे मित्र मुझे यही बताते हैं। हाँ पापा, आपके मित्रगण ये सब आपको बताते होंगे, लेकिन हर परिवार की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। आपको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा, कल से आप अपनी इच्छा के मालिक होंगे। जब आपका मन करेगा तब आप सोइए, जब आपका मन करे तब आप उठिए। आपको घर में कोई भी ऐसा वैसा कोई काम नहीं बताया जाएगा। और ना ही पापा, हम में से कोई भी आपकी दिनचर्या में किसी प्रकार का खलल डालेंगे। इसलिए प्लीज आप मेरी बात मानिए और ये नौकरी वोकरी ढूंढना बंद कीजिए। पापा, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज नई नौकरी ढूंढने के चक्कर में मत पड़िए आप। बेटा गौरव, ऑफिस का टाइम हो रहा है तुम्हारे, चलो चलकर नाश्ता कर लो। चलिए पापा, सब लोग साथ में मिलकर नाश्ता कर लेते हैं। नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है, जाओ तुम लोग नाश्ता कर लो। ठीक है पापा, बाकी बात हम शाम को करेंगे। ठीक है बेटा। मैं किसी का सेवक नहीं बनूंगा। अरे जब तक मेरे हाथ पैर में दम है, मैं खुद नौकरी करूंगा और 4 पैसे खुद कमाऊंगा। मैं किसी का सेवक तो कतई नहीं बनूंगा। ठीक है पापा, चलते हैं हम लोग, फिर शाम को मिलकर बात करते हैं। ठीक है बेटा। चलिए जी, देर हो रही है। मम्मी जी, मैंने अपनी चाय ले ली है और लंच मैंने रख लिया है। मैं ऑफिस पहुंचकर ही लंच कर लूंगी, आज बहुत देर हो रही है मुझे। हाँ बहू, लेकिन मम्मी जी जरा मीनू का ध्यान रखिएगा, उसे तेज बुखार था रात में, इसलिए दवाई देकर सुला दिया है मैंने। हाँ बहू, और बिट्टू स्कूल से आएगा तो उसे खाना खिला दीजिएगा मम्मी जी। आज वो बहुत नाटक किया है स्कूल जाते समय, बिल्कुल भी कुछ भी खाकर नहीं गया है वो। हाँ बहू, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम आराम से ऑफिस जाओ। ओके, थैंक यू मम्मी जी। चलिए जी, बहुत देर हो रही है आज तो। हाँ हाँ ममता, किसी को चिंता करने की क्या जरूरत है? यहाँ स्थायी नौकरानी जो है, बस कोई भी तुम पर दिन भर हुक्म चलाते रहे और तुम हो कि बस जी हजूरी करते रहती हो। ये आप क्या बोल रहे हो जी? अरे मैं सत्य ही तो कह रहा हूँ। इसमें नौकरानी वाली क्या बात है? कोई अपने घर के काम करने से छोटा हो जाता है क्या? शायद आप ये बात कभी नहीं समझ सकते। ये सारी बातें ना आपके दिमाग के बाहर की है। चलिए ये सब बातें आप जाने दीजिए जी। वैसे भी आज आपके ऑफिस का आखिरी दिन है, चलकर तैयार हो जाइए, फिर तो कल से आपको मेरे साथ घर पे ही रहना है। फिर अपने जीवन की ढेर सारी गाथा सुनाइएगा मुझे आराम से बैठकर। अरे ममता, मेरी समझ की तो छोड़ो, लेकिन अपनी समझ की तो बात करो। अरे दिन भर घर के काम काजों में लगी रहती हो, और बहू तो लगता है बस नाम की ही माँ है, उसके भी तो कुछ फर्ज बनते हैं ना। वो तो अपने बच्चों की देखभाल कभी नहीं करती है, बस ले देकर तुम ही उनके बच्चों की देखभाल करते रहती हो। मुझे समझ में नहीं आता, जब बहू बेटा दोनों इतने रुपए कमाते हैं तो इन सब कामों के लिए आया क्यों नहीं लगवा लेते? ये सारा काम वो तुमसे क्यों करवाते हैं? ये आप कैसी बात कर रहे हैं जी? कौन सा बहू घर पे बैठी हुई है और अपने बच्चों को नहीं देख रही है? बहू दिन भर ऑफिस चली जाती है ना। और एक बात बताइए, ये सब काम क्या मैंने अपने दिन में नहीं किया है? मैंने भी तो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है ना। क्या आप ये बात भूल चुके हैं कि मैंने तो अपने दोनों बच्चों की परवरिश खुद की है? क्या तब आपकी नजरों में मेरी केवल एक नौकरानी से ज्यादा अहमियत नहीं थी? और उस समय तो घर में नौकर चाकर भी नहीं थे, तब तो मैं घर का सारा काम खुद ही करती थी और माँ बाबूजी की सेवा भी करती थी और साथ में अपने बच्चों को भी संभालती थी। क्या मेरी कोई अहमियत नहीं थी तब आपकी नजरों में? अरे ये सब जाने दो ममता, भैंस के आगे बीन बजाने से ना कोई मतलब नहीं है। ठीक है ममता, आज के बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें जिसकी गुलामी लगती है खुशी खुशी करो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मैं तो अपने बहू बेटे की गुलामी नहीं करूंगा और ना ही अपने बेटे बहू के घर में एक घरेलू नौकर बनकर रहूंगा। मेरे लिए हमेशा से ना मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि रहा है। ना जाने जी आपको क्या हो गया है जो आप हमेशा आत्मसम्मान की रट लगाए बैठे रहते हैं। अच्छा हुआ जिस वक्त बेटी बहू घर पर नहीं है, और ना जाने अगर वो आपकी बात सुनते तो वो क्या सोचते। सुन लेते तो सुन लेते, मैं तुमको साफ साफ बता देता हूँ, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ
और जो कुछ आज मैं तुमसे कह रहा हूँ ना ममता, यही सब मैं अपने बेटे बहू से भी कह सकता हूँ। हे भगवान, क्यों आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुले हैं जी? याद कीजिए आप वो दिन जब हम पैसों को तरसते थे, तब एक दिन आपने बड़ी शान से कहा था, तब आपने बहुत शान से कहा था कि चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, लेकिन आप अपने बेटे गौरव को क्लर्क की नौकरी नहीं कराएंगे, उसे बड़ा इंजीनियर या डॉक्टर ही बनाएंगे। हाँ तो क्या मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया? मैंने अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बनाया क्या? अरे उन दिनों हमने कितने तंगी में दिन गुजारे, क्या तुम ये नहीं जानती हो? हाँ जी, मैं सब जानती हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कई बार माता पिता लाख प्रयत्न करते हैं कि अपने बेटे को अपने अनुसार कोई बड़ी नौकरी कराए, लेकिन तब भी कई बार कई संतान कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अपना बेटा गौरव देखो कितना होनहार है, और हमारा बेटा अपने पैरों में खड़े होते ही आपकी सारी जिम्मेदारियां उठा लिया है। उसने अपनी बहन की शादी कितनी धूमधाम से किया था, भले उसे अपनी बहन की शादी के लिए कर्ज लेना पड़ा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा था। आपको बिना बताए ही उसने न जाने कितने ही रुपए अपनी बहन की शादी में खर्च किए, वो भी कर्ज लेकर, और हम लोगों को कानों कान भनक भी नहीं लगने दी। वो तो हमें ये सब बातें बाद में पता चली थी। अरे इतना समझदार और सुलझा हुआ बेटा है हमारा। तुम्हारी अक्ल को तो मैं क्या कहूँ ममता, तुम्हें तो ना पुत्र मोह ने अंधा बना दिया है। अरे अपनी बहन के लिए उसका कोई कर्तव्य था या नहीं? उसने अपनी बहन की शादी में रुपए पैसे खर्च करके, सहायता करके सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन किया है और कुछ नहीं। अरे परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए इतना ही ना करे तो फिर परिवार होने का मतलब ही क्या रह जाता है? यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ जी। हमारा बेटा गौरव बहुत ही समझदार है, वो कभी अपने माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचने देगा, इसलिए आप ये नौकरी की जिद छोड़ दीजिए। आपको याद है जब हमारे बेटे ने इस कोठी को खरीदने की बात की थी, तब हमने अपने 3 कमरों के मकान को बेच दिया था और खुशी खुशी अपने बेटे की बात मान ली थी। लेकिन तब आपने अपने बेटे के सामने क्या जिद रखी थी कि ये मकान वो अपनी माँ के नाम पर खरीदे, लेकिन गौरव ने एक सवाल भी नहीं किया और ये मकान मेरे नाम पर खरीदा है उसने। हाँ ममता, लेकिन वो सब मैंने अपने लिए नहीं किया था, ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया था, क्योंकि आजकल की संतानों का ना कोई भरोसा नहीं रह गया है। अरे कल को यदि हमारी संतान हमसे कहे कि हमारे घर से बाहर निकल जाओ, तब हम कहाँ जाएंगे? यही सोचकर ना मैंने इस कोठी को तुम्हारे नाम करवाया है। हे भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको कैसे समझाऊं? न जाने इतनी कड़वाहट आपके अंदर कहाँ से आ गई है। ममता तुम नहीं समझोगी, ये कड़वाहट नहीं है, ये तो आत्मसम्मान की लड़ाई है। आत्मसम्मान की लड़ाई? वो भी इतने अच्छे बहू बेटे के साथ रहकर? अरे और नहीं तो क्या, मानता हूँ तुम्हारा बेटा शहर का जाना माना इंजीनियर बन गया है और बहू प्रसिद्ध डॉक्टर बन गई है, और दोनों मिलकर खूब रुपए भी कमा रहे हैं, लेकिन वो दोनों मुझे नीचे दिखाए या अपने रुतबे का रौब दिखाए, ये तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अपने आत्मसम्मान की लड़ाई पर डटा हुआ हूँ। हे भगवान, कौन आपको नीचे दिखा रहा है? न जाने आपने अपने दिमाग में ये कैसी कुंठा पाल ली है, और इसीलिए न जाने आप दिन भर क्या क्या सोचते रहते हैं। अच्छा ये सब बहस छोड़ो तुम, मुझे आज ऑफिस जाना है। आज मेरे ऑफिस में विदाई समारोह का कार्यक्रम है, इसलिए तुम जल्दी से मेरा लंच तैयार कर दो, और कल से मुझे अपने नए काम में भी तो जुटना है। ठीक है जी, मैं भी आपका लंच तैयार कर देती हूँ और आपका नया सूट भी निकाल देती हूँ। हे भगवान, ना जाने इन्हें क्या हो गया है, आजकल ये जितनी देर भी घर में रहते हैं एक ही राग अलापते रहते हैं, बस आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, आत्मसम्मान की लड़ाई करनी है, कहीं अपनी जान की बाजी लगा देंगे लेकिन आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे। ये अजीब अजीब तरह से बात करते हैं आजकल, जबकि ईश्वर की दया से हमारे बहू बेटे बहुत ही अच्छे हैं, वो हमेशा हमारे आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, कभी ऊंची आवाज में हमसे बात भी नहीं करते। उसके बाद भी इन्हें क्या हो गया है जो ऐसी सोच बनाए बैठे हैं कि मुझे लगता है इस विषय में मुझे गौरव से बात करनी चाहिए। मैं अकेले कब तक घुटती रहूंगी उनकी बातों को सुन सुनकर? कहीं उन्हें किसी तरह की बीमारी तो नहीं हो गई है जो बस हमेशा आत्मसम्मान की रक्षा की बात करते हैं? हो भी सकता है इस उम्र में मानसिक बीमारी भी हो जाती है। हाँ, मैं जरूर इस बारे में गौरव से बात करूंगी। क्या हुआ दादी, आप परेशान हो? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे माँ, आपको क्या हुआ? बेटा, आज तुम जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ माँ, आज एक मीटिंग थी, मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, इसलिए आज मैं जल्दी घर आ गया। मम्मी, ऑफिस गए हैं पापा अपने विदाई समारोह में? हाँ बेटा। गुड़िया, तुम जाके अपना होमवर्क कर लो बेटा। जी दादी। गौरव बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ माँ, क्या हुआ बोलिए ना। बेटा, ना जाने तुम्हारे पापा को क्या हो गया है, आजकल बहुत बहकी बहकी सी बातें करते रहते हैं। हाँ मम्मी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, रिटायरमेंट के समय बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि अब तक पापा की आदत थी, वो सुबह उठकर तैयार होकर ऑफिस चले जाते थे और दिन भर अपने सहकर्मियों के साथ रहते थे। वो शायद यही सोचकर परेशान है कि अब उन्हें घर में रहना होगा। लेकिन माँ, आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे पापा की भी आदत बन जाएगी, तब उन्हें घर में अच्छा लगने लगेगा। लेकिन बेटा, तेरे पापा बस ले दे के आत्मसम्मान की जिद पर ही बैठे रहते हैं। हाँ माँ, इस उम्र में अपने आत्मसम्मान की चिंता होती है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पापा के आत्मसम्मान की रक्षा करना हम लोग बखूबी जानते हैं, उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि वो इस घर में बोझ है या वो अब रुपए नहीं कमा रहे हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए माँ, मुझे ऑफिस का थोड़ा सा काम है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हाँ, मुझे तो अपने बेटे बहू पर पूरा विश्वास है, वो कभी इन्हें दुखी नहीं करेंगे और ना ही ऐसी कोई बात करेंगे जिसे सुनने से इन्हें दुख होगा या मुझे दुख होगा। मेरी भी तो कितनी चिंता करते हैं मेरे बेटे बहू। ममता, अरे आगे जी आप, कैसा रहा विदाई समारोह का कार्यक्रम? अरे बहुत ही अच्छा रहा ममता, और मेरे बड़े अधिकारियों ने तो मेरी खूब तारीफ की। अच्छा, बैठकर बताइए आप मुझे। अरे इतने सारे फूल मालाओं से मेरा स्वागत किया गया ना
कि मैं तो आज गदगद हो गया। मैं जीवन भर इसी तरह का आत्मसम्मान चाहता हूँ ममता। मुझे आज अपने आप पर बहुत गर्व हो रहा है कि मैंने अपने जीवन के 40 साल बहुत ही अच्छी तरह से बिताए हैं और मैं इतना ईमानदार रहा कि आज हर कोई मेरी तारीफ करते थक नहीं रहा था। हाँ जी, आपने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई है, भला आपकी तारीफ कैसे न होती। दादाजी आ गए। दादाजी चलिए ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। नहीं बेटा, आज मैं बहुत थक गया हूँ, हम फिर कभी चलेंगे। दादाजी प्लीज चलिए ना। प्रॉमिस करता हूँ बेटा, मैं तुम्हें कल लेकर जाऊंगा, लेकिन आज दादाजी को आराम करने दो। ठीक है दादाजी। अच्छा ममता, 1 कप कड़क अदरक वाली चाय पिला दो। उसके बाद मुझे आराम करना है, फिर कल नई दूसरी पारी की भी तो शुरुआत करनी है मुझे। दूसरी पारी? कैसी दूसरी पारी जी? अरे कल से मुझे नई नौकरी ढूंढने भी तो जाना है। ये क्या जी, आप फिर से नौकरी करने की जिद करने लगे? अरे आपने अपनी जिंदगी के 40 साल नौकरी किए हैं, अब तो आपको घर में बैठकर आराम करना चाहिए, पोते पोतियों के साथ खेलना चाहिए। ये कैसी बेकार की जिद लेकर बैठे हैं आप? ममता, इसे तुम बेकार की जिद मत कहो, ये मेरी आत्मसम्मान की रक्षा की बात है। मैंने तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं अपने बेटे बहू का सेवक नहीं बनूंगा। हे भगवान, ये कैसा पत्थर पड़ गया है आपके दिमाग पर? ये कोई पत्थर नहीं है, ये मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है। अरे मुझसे पहले जो रिटायर हुए हैं मेरे मित्रगण बस यही बताते रहते हैं मुझे कि वो अपने बेटे बहू के दास बनकर रह गए हैं, नौकर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं और कोई मान सम्मान भी नहीं करते उनके घर में उनका। हाँ, उनके बेटे बहू नहीं करते होंगे, उनके बेटे बहू हमारे बेटे बहू की तरह नहीं होंगे। अरे ममता, दुनिया एक जैसी है, सब जानता हूँ ममता। 2-4 दिन ना सब मुझसे बहुत प्यार से बात करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। उसके बाद जब देखेंगे कि मैं बैठे बैठे घर में खा रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ और बस आराम कर रहा हूँ, तो मैं ही अपने बेटे बहू की आंख में खटकने लगूंगा। और ये दिन देखने से पहले मैं खुद अपने आप को इतना तैयार कर लूंगा कि कोई मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकेगा। इसलिए तुम ये व्यर्थ की बात करके मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम बस चाय लेकर आओ, मुझे आराम करना है और कल से फिर अपने काम में जुट जाना है। हे भगवान, इन्हें समझा पाना तो मेरे बस की बाहर की बात हो चुकी है। मैं किसी का सेवक नहीं बनूंगा, ये मेरी जिद है। यस मैम। लेकिन मैम, पेरेंट्स मीटिंग तो सैटरडे को होती है ना, और सैटरडे को तो मेरा भी हाफ डे होता है, इसलिए मैं हर पेरेंट्स मीटिंग में आ जाती हूँ। लेकिन आज मंडे को पॉसिबल नहीं हो पाएगा मैम, आज बहुत पेशेंट रहते हैं हॉस्पिटल में। सैटरडे को हॉलीडे होने की वजह से इस बार पेरेंट्स मीटिंग मंडे को रखी गई है। ओके मैम, मैं पहुंचने की कोशिश करती हूँ। क्या हुआ अर्चना? अरे देखिए ना जी, कृतिका के स्कूल में मंडे को पेरेंट्स मीटिंग है। मंडे को तो हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट रहते हैं, कि इस बार पेरेंट्स मीटिंग में आप चले जाएंगे। लेकिन अर्चना, मंडे को तो हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अरे क्या हो गया बेटा, सुबह सुबह क्यों परेशान हो तुम लोग? मम्मी, कृतिका के स्कूल में मंडे को पेरेंट्स मीटिंग है और मंडे को तो हम लोग बहुत बिजी होते हैं, इसलिए पेरेंट्स मीटिंग को लेकर थोड़ी टेंशन हो रही है। अरे इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है बेटा, तुम्हारे पापा भी तो अब से घर में ही रहेंगे ना, वही चले जाएंगे कृतिका की स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में। अरे 1 मिनट माँ, मुझे तो एक फाइल अपलोड करनी थी, मैं अभी आया। हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी कि अब तो पापा भी हमारी मदद कर सकते हैं, वो भी तो अब घर में ही रहेंगे ना। देखो बहू, मैं कोई घर में आराम से बैठने वाला नहीं हूँ। आज मुझे अपनी जिंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत करने जाना है और मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि मैं घर में रहकर किसी का सेवक नहीं बनूंगा। देख लिया ना ममता, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि धीरे धीरे यही सब होना है। ये आप क्या बोल रहे हो जी? अपने पोते पोतियों के स्कूल जाने में सेवक जैसी क्या बात है? अरे सेवक नहीं तो और क्या, बहू बेटे बहुत ज्यादा रुपए कमा रहे हैं, उनके पास अब फुर्सत नहीं है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियां वो मेरे कंधे पर डालना चाहते हैं। हाँ मैं मानता हूँ, मैंने क्लर्क की नौकरी की है, उसमें ज्यादा कुछ वेतन होता नहीं, लेकिन हाँ मैं पूरे आत्मसम्मान से जीता आया हूँ और आज भी मैं आत्मसम्मान से जीऊंगा। मैं किसी के सामने बिल्कुल भी सेवक नहीं बनूंगा। इसलिए सुनो बहू, अपने बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हें खुद ही उठाना चाहिए। ममता तो पहले से ही सेविका थी इस घर की, अब तुम मुझे भी सेवक बनाना चाहती हो, जो अपने बच्चों की जिम्मेदारियां मुझ पर सौंप रही हो। सुनो ममता, मैं जा रहा हूँ अपनी नई पारी की शुरुआत करने। मम्मी जी, ये पापा जी को क्या हो गया है? मैंने तो सिर्फ स्कूल जाने की बात करी थी, पापा जी ने इसे कहां से कहां जोड़ दिया। माफ करना बहू, अपने ससुर जी की बातों का बुरा मत मानना, ना जाने उन्हें क्या हो गया है, बस वो दिन भर अपने आत्मसम्मान की लड़ाई की ही बात करते हैं। नहीं मम्मी जी, मैं पापा जी की किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ इस उम्र में ऐसा होता है बहुत सारे बुजुर्गों के साथ। तुम कितनी समझदार हो बहू, काश तुम्हारी समझदारी तुम्हारे ससुर जी को भी दिखाई देती। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप बेकार में परेशान हो रहे हो, मैं ही मैनेज करती हूँ। हे भगवान, ये सब क्या देखने को मिल रहा है मुझे? वो तो अच्छा हुआ कि हमारी बहू इतनी समझदार है, वरना कोई दूसरी बहू होती तो इनकी बातों का तुल का तमाम कर दिया होता अब तक घर में। है अपने पोता पोती की स्कूल जाने में नौकर जैसी क्या बात है, जो इनके आत्मसम्मान को इतना ठेस पहुंच रहा है? अब तो ना मुझे इन पर गुस्सा भी आने लगा है, लेकिन क्या करूं, सबकी गुस्सा सहने के लिए तो मैं ही बैठी हूं घर में। मम्मी, ये पापा को क्या हो गया? एक डॉक्यूमेंट्स की थैली लेकर वो इतने गुस्से से घर से बाहर जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, लेकिन मेरी बातों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या वो जाने लगे? रुको बेटा, मैं थोड़ी देर में आके तुमसे बात करती हूँ। पापा के मन में ये बात बैठ गई है कि हम उन्हें घर का नौकर बना देंगे या उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। ऐसे तो पापा नहीं समझने वाले हैं, उन्हें ये सारी बातें बहुत प्यार से समझानी होगी। अरे सुनिए तो जी, कहाँ जा रहे हो आप? मैंने तो तुमसे कल कहा था ना कि मैं एक नई पारी की शुरुआत करने जाने वाला हूँ। अच्छा, तो आप फिर से नई नौकरी की तलाश में जा रहे हो? अरे टोकना जरूरी था क्या? पीछे से आकर टोक दिया
अब तो मुझे लगता नहीं कि मेरा काम बन पाएगा। बेकार की जिद छोड़ दीजिए जी। मैंने एक बार कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता ममता कि मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा, लेकिन अपने बेटे बहू के आगे सेवक नहीं बनूंगा। अच्छा लंच तो लेकर जाइए, रुकिए मैं अभी आपका लंच ला देती हूँ। रहने दो, मैं फल आदि खाकर काम चला लूंगा। हे भगवान, कैसे समझाऊं मैं इन्हें। माँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अपने बेटे बहू पर बस आप भरोसा रखें। हाँ बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमने तुम जैसे समझदार पुत्र को जन्म दिया है, और अब तो हमारी बहू भी बहुत समझदार है बेटा। लेकिन तेरे पापा को ये बात समझ में क्यों नहीं आती बेटा? अब तो मुझे बहुत परेशान सा लगने लगा है। अरे क्या बताऊं बेटा, इनके मित्रों ने ना इनके मन में यह बात अच्छी तरह से बिठा दी है कि अब घर में उन्हें कोई नहीं पूछेगा। हर बात में बस यही कहते हैं कि मैं अपने आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने दूंगा, अपने आत्मसम्मान पर चोट नहीं पहुंचने दूंगा। माँ, उनके आत्मसम्मान पर चोट करने का प्रश्न ही नहीं है माँ। घर में आराम से रहे, अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जिए। घर के कामों के लिए तो वैसे भी नौकर चाकर लगे हैं ना माँ। ना जाने क्यों इन्हें ये लगता है कि अब हम उन्हें घर में जैसे हम अपना सेवक बना रहे हैं। अरे इस विषय में तेरे पापा के साथ बहुत कहासुनी हो चुकी है बेटा हमारी, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इस विषय में अब मैं तेरे पापा से कोई बहस नहीं करूंगी। लेकिन बेटा, मन ही मन में मैं बहुत बुरी तरह से डर गई हूँ। अरे इसमें डरने की क्या बात है माँ, लेकिन इसी तरह पापा तनाव लेते रहे तो अपनी सेहत खराब कर बैठेंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ, रिटायरमेंट के समय कई लोग इस तरह के तनाव के शिकार हो जाते हैं। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ माँ, मुझे देर हो रही है, बाकी बातें हम शाम को करेंगे, आप रोइए मत। ठीक है बेटा, मैं तो बस तुम्ही लोगों के विश्वास के भरोसे बैठी हूँ। इसी तरह 3-4 दिनों तक लगातार कैलाश बाबू नई नौकरी की तलाश में इस दफ्तर से उस दफ्तर भटकते रहते हैं। लेकिन एक दिन गौरव को किसी के द्वारा पता चला कि उनके पिताजी के विदाई समारोह के कार्यक्रम में सब परिवार को आमंत्रित किया गया था। लेकिन गौरव को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि उनके पिताजी ने किसी से कुछ नहीं कहा और अकेले ही विदाई समारोह में चले गए। इसलिए गौरव ने अपने पिताजी को समझाने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला था। आप मेरी बात समझ गए हैं ना माँ? आपको पापा के सामने ऐसे दिखाना है जैसे आपको कुछ नहीं मालूम था। हाँ बेटा। अरे भाई, क्या बात है, माँ बेटे में क्या बात हो रही है? कहीं मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है? और ये क्या, आज कुछ है क्या घर में? घर को कितने अच्छे से सजाया है तुम लोगों ने। और ये क्या गौरव, आज तुम ऑफिस से बड़े जल्दी आ गए हो? हाँ पापा, हो तो रही है आपके खिलाफ बातें, हम सबको ना आपसे बहुत सारी शिकायतें हैं। अरे बेटा, ऐसा क्या कर दिया अब मैंने? क्यों पापा, जब आपके ऑफिस में विदाई समारोह था तब आपको तो सब परिवार आमंत्रित किया गया था ना, पर आप अकेले ही चले गए। हाँ जी, आपने तो मुझे भी एक बार नहीं पूछा। हाँ पापा, कम से कम माँ को तो ले जाना था, आपने हम लोगों से भी नहीं पूछा। लेकिन तुम्हें किसने बताया बेटा? मुझे तो शर्मा अंकल ने बताया। पापा, क्या आपको हमारी भावनाओं की चिंता नहीं है? अरे हाँ बेटा, इन्हें हमारी भावनाओं की चिंता क्यों होगी? इन्हें तो बस अपने आत्मसम्मान की लड़ाई करनी है। मम्मी, आप रोइए मत। नहीं बेटा, बात वो नहीं है। मुझे लगा मेरा बेटा इतना बड़ा इंजीनियर है और मेरी बहू नामी गिरामी डॉक्टर है, वो क्यों मुझ जैसे मामूली क्लर्क के विदाई समारोह में आएंगी। और ममता, तुम तो हमेशा पूजा पाठ और घर गृहस्थी में ही व्यस्त रहती हो, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और अकेले ही चला गया। हाँ, लेकिन हमारे दफ्तर में विदाई समारोह में सब परिवार जाने की परंपरा है। आपकी समस्या ये है पापा कि आप सब कुछ अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। पापा, आप खुद को बार बार साधारण क्लर्क कहकर आप केवल स्वयं को नहीं बल्कि मेरे पिता को भी अपमानित करते हैं। मेरे पिता ने किसी नौकरी के बलबूते पर मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण किया है। और इतना ही नहीं पापा, आप साथ में उन हजारों लोगों का भी अपमान करते हैं जो इसी तरह की नौकरी करके अपने परिवार की जीविका कमाते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत और नई बात है बेटा कि कोई मेरे लिए भी ऐसी सोच रखता है। अरे क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हो? हाँ हाँ, पूछो पापा से, क्यों रो रहे हैं? अरे बेटा, तुम कब आई अपने ससुराल से और ऐसे अकेले? कोई समस्या हो गई क्या तुम्हारे परिवार में? नहीं पापा, नैना अकेली नहीं आई है, बल्कि सह परिवार को बुलाया है मैंने। कल और कुछ अतिथि भी आ रहे हैं पापा। क्यों क्यों अतिथि आएंगे बेटा? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। कल कौन सा पर्व है बेटा? पापा, कल हम अपने पापा की रिटायरमेंट की पार्टी मना रहे हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हमारे परिवार में इस तरह के किसी भी आयोजन की परंपरा नहीं है। पापा, परंपरा बदली भी तो जा सकती है ना। और हमने कल की पार्टी में आपके सारे सहकर्मियों को भी बुलाया है। और नैना, पापा के हाथ से ना ये बैग ले लो और पूछो ये आज दोपहर तक कहाँ भटकते रहे। हाँ पापा, बताइए। देख लो नैना बैग खोलकर, पापा इस बैग में अपनी डिग्रियां और बायोडाटा लेकर घूम रहे हैं। पापा, ये क्या, इस उम्र में भी आप नौकरी की तलाश कर रहे हो? हाँ नैना, इसलिए वो फाइल का बैग मुझे दे दो, मैं इसे ना ताला लगाकर अलमारी में रखूंगी ताकि पापा दोबारा इस फाइल को लेकर इधर से उधर ना भटके। इतना सब हो गया ममता, लेकिन तुमने मुझे भनक भी नहीं लगने दी। अरे मुझे भी कहाँ पता था जी, मुझे तो कोई भी कुछ बताता ही नहीं, न तुम न तुम्हारे बच्चे। पर मेरे आत्मसम्मान की चिंता किसे है भला? हाँ ममता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम इस परिवार की धुरी हो, लेकिन कभी तुमने अपना रोना नहीं रोया। मैं ही एक परिवार में ऐसा था जो हमेशा आत्मसम्मान के नाम पर इतना आत्म केंद्रित हो गया था कि अपने सिवा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच रहा था। हो सके तो मुझे माफ कर देना तुम लोग। आज मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मेरे पास मेरी सबसे बड़ी ताकत, मुझे इतना प्यार करने वाला और मेरे आत्मसम्मान की चिंता करने वाला परिवार है। काश बेटा,
हर घर में तुम जैसे बेटे बहू हो तो कभी किसी बुजुर्ग को किसी का सेवक या दास बनकर नहीं रहना पड़ेगा। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें।